जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं घटना चक्र के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने काइंड्स ऑफ सेंटेंस के ऊपर चर्चा स्टार्ट किया था। उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं और वहाँ पे ये सीख लिया था हमने कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, फंक्शन क्या होता है। फिर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे काम करता है, इसके ऊपर एक अच्छी सी ब्रीफिंग आपको दिया था मैंने। 5-10 मिनट के अंदर हम लोग पहले 2-4 सवाल करके उस चीज़ को रिकॉल करते हैं, रिकनेक्ट होते हैं ताकि हम आगे पढ़ने लायक हो जाए। ठीक है, आइए कुछ सवाल मैं लिखता हूँ आपके लिए, फटाफट उसके आंसर करिए। मैंने एक सेंटेंस कहा, ही आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम। एक सेंटेंस। He asked me how would I handle it। एक सेंटेंस ये है। फिर मैंने एक सेंटेंस कहा डियर कि he told me when should I start this program। ये 3 सेंटेंस है। हमें करना क्या डियर, इन 3 सेंटेंसेस में बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। गलत और सही का फैसला कैसे करेंगे, इसके बारे में लास्ट लेक्चर में बाकायदा आपको समझाया गया था। तो जो लोग आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो ऑडियंस आज पहली बार जुड़ रही है, तो मैं उनको समझा दूँ पहले। चैनल को आप लोग लाइक एंड शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हर जगह, ताकि और बच्चे इसके बारे में जान जाए। बिकॉज घटना चक्र पे आपको एसएससी की सीजीएल ओरिएंटेड जो क्लासेस दी जा रही हैं, शायद बेटा किसी भी चैनल पे आपको दी जा रही हो, क्योंकि हमारी टीम बहुत ही सशक्त टीम है और बहुत ही गजब तरीके से फुल एनर्जी के साथ आपके साथ काम कर रही है। और जो टॉपिक आज हम आपको सिखा रहे हैं इंग्लिश चैप्टर के अंदर, वास्तव में बहुत ही खूबसूरत से टॉपिक है। और इससे ऐसा कोई इंडिया में एग्जाम नहीं है जहाँ पर इन टॉपिक से क्वेश्चंस ना आए। इसलिए इनको बहुत ही अच्छे तरीके से सुनने का प्रयास करिएगा ताकि आपको बात समझ में आए। और तुक्का नहीं मारना डियर, अपने मन को खुद डेवलप करना है कि सर हमें इंग्लिश सीखनी है, हमें इंग्लिश को मतलब रटना नहीं है। आई डोंट वांट टू मग अप द रूल्स, जस्ट वांट टू लर्न दिस लैंग्वेज। तरीका क्या था बेटा, तरीका ये था, एक बात मैंने कहा था कि जब भी कोई इंट्रोगेटिव वर्ड, अगर वो वास्तव में इंट्रोगेटिव होगा तो उसकी पोजीशन कहाँ होगी, एट द फर्स्ट पोजीशन, एट द फर्स्ट पोजीशन। याद रखो, अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड वास्तव में इंट्रोगेटिव वर्ड है तो कहाँ आएगा, सबसे पहले आएगा। लेकिन अगर वो इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले नहीं आ करके कहाँ पे आ रहा है, मिडिल में आ रहा है कहीं पर, तो बेसिकली वो इंट्रोगेटिव है नहीं। अब वो असर्टिव स्ट्रक्चर की तरह ट्रीट किया जाएगा, असर्टिव। इस बात को समझने के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। एक एग्जाम्पल को फिर से उस सेम एग्जाम्पल को रिपीट कर रहा हूँ ताकि वो बात समझ में आ जाए, ताकि आप कनेक्ट हो जाएं। जो लोग पहली बार देख रहे होंगे उनको भी बात समझ में आ जाएगी। मैंने कहा बेटा आपसे कि हु आर यू, और फिर मैंने कहा आई नो हु आर यू। आप ध्यान से देखेंगे तो एक सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में आया है, तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में आया है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हो गया, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह वो इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं था। इंट्रोगेटिव होने की वजह है ये जो वर्ब है सब्जेक्ट के पहले आ रही, ये जो वर्ब है सब्जेक्ट के पहले आ रही है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव हो रहा है। इंट्रोगेटिव होने की वजह मैंने बताया था कि हमेशा जो वर्ब होगी सब्जेक्ट के पहले आएगी, वो इंट्रोगेटिव है। ठीक है, लेकिन अगर वो वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ रही है तो वो इंट्रोगेटिव नहीं होता, वो असर्टिव होता है। तो जरा ध्यान से देखो,
इस बार सेंटेंस कहाँ शुरू हुआ है? सब्जेक्ट से, और आपको पता है कि सब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव होता है। इसका मतलब हम इस सेंटेंस को क्लेम क्या करेंगे? हम इस सेंटेंस को क्लेम करेंगे भैया असर्टिव। इस सेंटेंस को हम असर्टिव क्लेम करेंगे। लेकिन बात समझना है कि अगर ये असर्टिव है तो इसमें जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के बाद आएगी। अगर वो सब्जेक्ट के बाद आएगी तो मेरे भाई फिर ये जो वर्ब है ये सब्जेक्ट के बाद क्यों नहीं आ रहा है? ये सब्जेक्ट के पहले क्यों लिखा हुआ है? इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है। इसको सही कैसे करेंगे? इस वर्ब को सब्जेक्ट के बाद करना पड़ेगा। मतलब लिखना पड़ेगा आई नो हु यू आर। इस सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म में आप ऐसे लिखेंगे, आई नो हु यू आर। ये इसका करेक्ट फॉर्म है। कह रहा है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, आई नो हु यू आर। तो हु यू आर ये इसका करेक्ट फॉर्म है। क्यों करेक्ट फॉर्म हुआ यहाँ पे? क्योंकि ये सेंटेंस अब असर्टिव, अब पूछ नहीं रहा, अब वो बता रहा है कि मुझे पता है तुम कौन हो। ये बताना हुआ, पूछना नहीं हुआ। पहले वाले में क्या है? पूछना था, हु आर यू, तुम कौन हो। अब आप बताएंगे मैं फलाने हूँ। यहाँ आप बताएंगे नहीं, यहाँ आप सुनेंगे केवल कि भाई साहब ये लड़का क्या कह रहा है कि मुझे पता है तुम कौन हो। अब मैं पूछ नहीं रहा, अब मैं सिर्फ बता रहा, आई नो हु यू आर। तो ये असर्टिव हो गया। असर्टिव की पहचान ही है ये बेटा, कि पहली पहचान तो सेंटेंस स्टार्टिंग विद सब्जेक्ट। दूसरा में सिखाया था कि जो असर्टिव में वर्ब होगी, वर्ब बोल लो, हेल्पिंग वर्ब बोल लो ना, लिंकिंग बोल लो, मेन बोलो, जो बोलना है बोल लो, सारी वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगी। सारी जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आएगी। अगर सब्जेक्ट के बाद आएगी तो ही असर्टिव होगा। तो मेरे भाई फिर ये जो वर्ब है सब्जेक्ट के बाद आनी चाहिए थी, इसलिए हमने आर को उठा के वहां कर दिया। तो ये सही है, गलत है? जबकि वहां पे वही सही था, क्योंकि इंट्रोगेटिव में यही होता ही है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आए। तो दोनों बातें में अंतर समझ में आ गया। आ जाओ अब इस सवाल पे आते हैं। हमने कहा देखो ये इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है। अगर ये इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है तो जरा आप समझने और जानने का प्रयास करें। क्या प्रयास करें? देखिए ये आया है बीच में, ये आया है बीच में, ये आया है बीच में। इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव वाली जो प्रॉपर्टी है वो छूट चुकी है। अब वो कुछ पूछ नहीं रहा होगा बल्कि कुछ बताने और कहने का प्रयास कर रहा होगा। मैंने यही कहा भी आपको कि इंट्रोगेटिव वर्ड का मिडिल ऑर्डर में आने का सीधा मतलब होता है कि सामने वाला जो स्पीकर है वो कुछ पूछ नहीं रहा बल्कि कुछ बताने का प्रयास कर रहा है। ये बात कैसे जान जाएंगे? ये बात यहाँ से भी जान जाओगे कि सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है डियर? सब्जेक्ट से। ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है? सब्जेक्ट से। ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है? सब्जेक्ट से। तो हमने अभी बताया आपको कि सेंटेंस कोई भी हो अगर वो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस कोई भी हो अगर वो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो फिर आप समझ जाओ कि वो सेंटेंस क्या है? असर्टिव। और असर्टिव सेंटेंस की अपनी खास बात यही है कि वो पूरे स्टेटमेंट में सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में जाएगी। तो यहाँ देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है। यहाँ तो सही हो गया। जरा आगे आओ। ये देखो वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट बाद में, वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट बाद में, वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट बाद में, जबकि पूरा सेंटेंस असर्टिव है। इस व्हेन या हाउ या व्हाट के आने से सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है, अभी भी वैसे ही है जैसे पहले था, असर्टिव। तो असर्टिव के लिए वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखना पड़ेगा बेटा। तो शुड को लिखना पड़ेगा आई के बाद, वुड को लिखना पड़ेगा आई के बाद, वॉज को लिखना पड़ेगा माई नेम के बाद। मतलब सेंटेंस बनेगा ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज। सुनिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज। फिर बनेगा ही आस्क्ड मी हाउ आई वुड हैंडल, हाउ आई वुड आई नहीं, आई वुड। ही टोल्ड मी व्हेन शुड आई नहीं, आई शुड, व्हेन आई शुड स्टार्ट दिस प्रोग्राम। ये एक सिस्टम है, ये एक फॉर्मेट है जो आपको ध्यान रखना है कि हम जब भी कभी किसी इंट्रोगेटिव वर्ड को बीच में यूज़ करें तो आप समझ जाइएगा कि सेंटेंस में आप असर्टिव सेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और असर्टिव सेंस मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन द असर्टिव मीनिंग, असर्टिव सेंस, वी हैव टू मेंटेन द हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट, not before subject, because if you put before subject then it will become again interrogative. Got my point? आई होप कि बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। हाँ सर इसमें एरर क्या है वो समझ में आ गया, और उसको सही ऐसे ही लिख कर करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। इसको सही करने का यही तरीका है, यही बात आपको लॉजिकली समझ में आनी चाहिए। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी रूल, इट इज बिकॉज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ असर्टिव सेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंस। कि आप इंट्रोगेटिव सेंस समझते हैं और असर्टिव सेंस समझते हैं तो आप कर ले जाएंगे, वरना फिर तकलीफ में आप आ जाएंगे। ठीक है
आइए, मैंने एक सेंटेंस कहा आपको कि डू यू नो हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? एक सेंटेंस, डू यू नो व्हाट कैन ही डू? ये दो स्टेटमेंट लिखा है डियर। एक तीसरा लिखा मैंने, उसी का सेपरेट फॉर्म लिख रहा हूँ। हु इज द पीएम ऑफ इंडिया? फिर एक चौथा फॉर्म लिखा, व्हाट कैन ही डू? ये जो हमने फॉर्म्स लिखे अलग अलग, बताना ये है, फिर से 10 सेकंड जरा सोचिए, मैं आपको 10 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ, 20 सेकंड का, आप आराम से सोचें कि पहले और दूसरे सेंटेंस, अभी सिर्फ पहला दूसरा पढ़िएगा, पहले और दूसरे सेंटेंस में क्या कोई गलती है? अगर कोई गलती है तो क्या है? या मैं चाहूँगा ना, एक इसको तो मैं बाद में लिख सकता हूँ ना, पहले मैं आपको समझाने के लिए एक बात ये हटा के, बल्कि मैं एक सेंटेंस लिखूं ताकि आप अगर डाउट में आए भी तो ना आने पाए। मैंने कहा कि ही टोल्ड मी हु इज द पीएम ऑफ इंडिया। ये है, ही टोल्ड मी हु इज द पीएम ऑफ इंडिया। एक बार आप लोग कमेंट बाजी करें, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं भैया। जरा सोचिए आप लोग, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हर बच्चा विचार कर, जल्दीबाजी नहीं करिएगा डियर। लर्निंग के लिए घटना चक्र पे आप आए हैं, आप अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए इंग्लिश आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। बस थोड़ा सा क्या है कि आपका पैटर्न पढ़ने का बदलना पड़ेगा। आप लिख लिख कर जो ये रटते थे वैसा नहीं होगा। आप सोचिए, अब आप पेन छोड़ के थोड़ा सा ब्रेन पे काम करिए, रैक योर माइंड, थॉट पे काम करिए, ठीक है? सोच लिया भाई? अगर सोच लिया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, देखिए आप क्या सोचे होंगे, बता देता हूं मैं। आपको ये लग रहा होगा डियर, जो लोग वास्तव में सोचे होंगे, मतलब जो सोचे नहीं होंगे उसके बारे में मैं क्या ही कह पाऊंगा, जो थोड़ा भी सोचे होंगे वो उनको ही समझ में आएगा कि सर देखिए, ये सेंटेंस तो डू यू नो हु इज द पीएम ऑफ इंडिया इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के पहले आती है। ऐसा ही होता है, देखिए ना, इंट्रोगेटिव के अंदर जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के पहले आती है। असर्टिव के अंदर जो वर्ब होती है सब्जेक्ट के बाद जाती है, इसलिए हम यू आर लिख लिए। एक तो कॉमन फीचर याद हो गया होगा।
इसको हम यहाँ पे अप्लाई करने गए होंगे तो इम्प्लीमेंटेशन के दौरान यही पता लगा होगा कि सर ये इंट्रोगेटिव है, बिकॉज दिस इज इंट्रोगेटिव, सो वी हैव टू पुट द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। तो देखो, दिस इज योर सब्जेक्ट, बोलो यस, एंड दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ गई, बढ़िया। तो आपको भी लगेगा सर देखिए यहाँ पर भी ये आपकी वर्ब एंड दिस इज योर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ गई। तो आपको लगेगा सर ऐसा होना भी चाहिए, ये लाजमी है, ये ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहीं आप गलती कर गए, यहीं आपसे गलती हो गई। गलती ये हो गई डियर कि आपको ये समझना है कि इंट्रोगेटिव में नो डाउट सब्जेक्ट पहले बाद में आता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, वर्ब पहले आती है। लेकिन मेरे भाई, आप इस बात को भूल जा रहे हो कि मैंने अभी आपको एक बात और सिखाई थी। ये देखिए, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहली पोजीशन पे आ रहा है सेंटेंस में, इसका मतलब वास्तव में वो इंट्रोगेटिव वाली मीनिंग कंटिन्यू कर रहा है। तब तो वो रियल सेंस में, तब तो वो रियली इंट्रोगेटिव के जैसे काम कर रहा है, मतलब कुछ पूछेगा, आपको बताना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आकर के, अगर वो मिडिल ऑर्डर में आ रहा है, कहाँ आ रहा है? मिडिल ऑर्डर में, तब भैया वो असर्टिव हो जाएगा। मिडिल ऑर्डर में आने का मतलब उसका अपना इंट्रोगेटिव वाला नेचर खत्म हो गया। कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड अगर मिडिल ऑर्डर में आ रहा है तो उसका अपना इंट्रोगेटिव वाला जो मीनिंग है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब वो कुछ पूछ नहीं रहा होगा, बल्कि अब वो कुछ बता रहा होगा। अगर वो कुछ बता रहा होगा तो फिर वो मिडिल में आएगा, और अगर कुछ पूछेगा तो शुरू में आएगा। इस बात को अगर आप समझ गए थे तो जरा देखो, यहाँ भी इंट्रोगेटिव वर्ड मिडिल में आया है, यहाँ भी मिडिल में आया है, यहाँ मिडिल में आया है। तो इसका मतलब है कि अब ये पूछने आ रहा है, बताने आ रहा है, बताने आ रहा है। इसके बाद जो स्टेटमेंट आप लिख रहे हो ये सब क्या है? असर्टिव सेंस में है। तो असर्टिव का मतलब कि पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी, तो वर्ब को उठा के करो बाद में। यहाँ पर देखो ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो फिर पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी, तो वर्ब करो सब्जेक्ट के बाद। जैसे ये सब्जेक्ट पूरा था, सब्जेक्ट के बाद यहाँ आ गया। यहाँ भी इसको कहाँ करो? सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद कर लिए। आप कहोगे सर लेकिन ये तो इंट्रोगेटिव है। मेरे भाई, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव जो इंट्रोगेशन मार्क आ रहा है, क्या वो इस व्हाट या हु को देख के आ रहा है? नहीं, वो इंट्रोगेशन मार्क आ रहा है इस वर्ब को देखकर जो सब्जेक्ट के पहले आई हुई है। हम जब भी कभी फुल स्टॉप या इंट्रोगेशन मार्क लगाते हैं तो किसको देखकर लगाते हैं? शुरुआत कहाँ से हुई है वो देखते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई है? अगर वर्ब से हुई है, हेल्पिंग वर्ब से, तो समझ जाना है कि साहब वो सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव है। लेकिन अगर वो सेंटेंस सब्जेक्ट शुरू हुआ है तो समझ जाना है साहब वो सेंटेंस क्या है? असर्टिव है। तो ये बात दिमाग में आपको रखना है कि इंट्रोगेटिव होने के लिए ये हु या ये व्हाट जिम्मेदार नहीं है। वो क्वेश्चन मार्क इसको देख के तो नहीं लग रहा है, वो क्वेश्चन मार्क लग रहा है क्योंकि आपने वर्ब को सब्जेक्ट के पहले प्लेस किया है, इसलिए लग रहा है। क्योंकि ये कह रहा है डू यू नो, डू यू नो, ये पूछ रहा है क्या तुम जानते हो? इसका मतलब कंफर्मेशन ले रहा है, कंफर्मेशन ले रहा है। तो वो इंट्रोगेटिव इसको बना रहा है। लेकिन ये वाला पार्ट तो असर्टिव ही होगा क्योंकि ये बीच में आ चुका है। अगर ये बीच में आ चुका है इसका मतलब अब ये पूछ नहीं रहा होगा, बता रहा होगा। तो व्हाट ही कैन डू लिखो, व्हाट कैन ही डू नहीं, गलत है। व्हाट कैन ही डू अगर ये अकेला लिखा होता तब तो ये सही है, तब तो ये इंट्रोगेटिव होता, क्योंकि इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट बाद में आता और वर्ब पहले आता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस बात को आपने यहाँ लग दिया इसकी सेंटेंस के साथ में, तो ये बीच में आ चुका है। इसका मतलब अब ये बन गया कंजंक्शन, अब ये बन गया नाउन क्लॉज, असर्टिव की तरफ बिहेव करेगा। असर्टिव की तरफ बिहेव करने का मतलब इसको लिखना पड़ेगा असर्टिव सेंस में, असर्टिव मीनिंग में, असर्टिव स्ट्रक्चर में। तो असर्टिव स्ट्रक्चर क्या कहता है कि पहले सब्जेक्ट लिखो फिर वर्ब लिखो। तो आपको लिखना पड़ेगा व्हाट ही कैन डू, व्हाट ही कैन डू। बस यहाँ पर हु द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, हु द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, यहाँ तो वैसे भी करते तुम क्योंकि तो वैसे भी असर्टिव था। लेकिन ये वाला भी असर्टिव में जाएगा क्योंकि वो बीच में आ रहा है, तो इसको असर्टिव कैसे बनाओगे? यहाँ करोगे। लेकिन यही वाली बात जरा वहाँ लगा दिया तो आपको लग रहा होगा सर यहाँ तो इंट्रोगेटिव आ गया, अब इसको ना बदले। नहीं, ये तब भी बदलेगा और अब भी बदलेगा, क्योंकि ये पार्ट तो अभी भी असर्टिव है, यहाँ भी असर्टिव है क्योंकि बीच में आ रहा है इंट्रोगेटिव वर्ड। लेकिन ये पार्ट चूंकि इंट्रोगेटिव बना रहा है इसलिए इंट्रोगेशन मार्क लगा दिया। यहाँ ये वाला पार्ट असर्टिव बना रहा है तो असर्टिव लगा दिया, फुल स्टॉप लगाना था यार, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना था बिकॉज सेंटेंस असर्टिव से स्टार्ट हुआ, सब्जेक्ट से, ठीक है। तो ही टोल्ड मी हु इज द पीएम ऑफ इंडिया,
एंड डू यू नो हु इज़ द पीएम ऑफ इंडिया? दोनों में फ़र्क है, ये असर्टिव सेंटेंस है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस में फ़र्क होता है, ध्यान रखिएगा कि इसके स्ट्रक्चर्स में आपको डिफरेंसेस जानने होते हैं और वो आपको आना ही चाहिए। बड़ी बेसिक सी बातें, मतलब ये एक अच्छा 6, 7, 8, 9, 10 की बातें हैं कि आप इन सब बातों को बहुत अच्छे से सुने हों, समझे हैं, देखे हों, ताकि इन पे बेस्ड अगर क्वेश्चंस आए एग्जाम में, जो कि आते हैं, हर साल आते हैं, आपको अच्छा लगे बुरा लगे इससे कोई मतलब नहीं, एग्जाम में आएगा। इसलिए इन सवालों को ढंग से देख समझ लीजिए, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आई होप कि ये 1, 2, 3, 4 सब समझ में आ गया होगा कि कैसे ये इज़ उठ के यहाँ आएगा, कैसे वो इज़ उठ के वहाँ जाएगा और कैसे ये कैन उठ के ही के बाद आएगा। लेकिन यहाँ पे वो कैन जहाँ है वहीं रहेगा, बिकॉज़ वो इंट्रोगेटिव। करेक्ट है? चलिए। देखिए, ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। इसके बाद आता है बेटा तीसरा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखो, जैसे आपने असर्टिव सेंटेंस में आपसे पूछूं कि असर्टिव सेंटेंस में क्या काम करते हैं, तो आपने कहा कि सर असर्टिव सेंटेंस में असर्ट करते हैं। असर्ट करने का सीधा मतलब क्या है? कुछ कहना और बताना। असर्ट करने का मतलब कुछ कहना और बताना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? आपने कहा सर इंटेरोगेट करना, मतलब कुछ पूछना। अगर कुछ पूछते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज करिए, अगर कुछ कहते बताते हैं तो आप असर्टिव सेंटेंस यूज करिए। ये है पैटर्न। अच्छा, अब एक बात ये समझनी है कि सर ये जो थर्ड सेंटेंस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, व्हाट इज दिस, विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस, ये किस प्रकार का सेंटेंस है? तो आपने कहा कि सर देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस हमें तब यूज करने होते हैं हम जब किसी को कुछ बता ना रहे हों, कुछ कह ना रहे हों, कुछ पूछ ना रहे हों, इन सब को ना कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो। क्या कर रहे हो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम क्या करते वक्त इंपेरेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। It shows your request, orders and advice। याद रखना, हम हम इम्परेटिव सेंटेंस तब यूज करते हैं हमें जब आप अपना रिक्वेस्ट दिखाना हो, ऑर्डर दिखाना हो, एडवाइस दिखाना हो। सपोज करिए कि आपको किसी व्यक्ति से कोई चीज़ रिक्वेस्ट करके मांगनी है, तो आप जब भी रिक्वेस्ट करेंगे तो उस दौरान जो हिंदी का स्टेटमेंट, अगर आप हिंदी भाषी हैं या किसी और भाषा में अगर बात कर लें, तो अपनी भाषा में जो आप स्टेटमेंट यूज करेंगे उस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? इम्पेरेटिव। करेक्ट? अच्छा, अगर आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो, आदेश दे रहे हो, तो आदेश देते वक्त कुछ तो बोलेंगे आप किसी को। तो अगर आप किसी को आदेश दे रहे हैं भैया, तो आदेश देते वक्त जो स्टेटमेंट आप बोलेंगे वो स्टेटमेंट इम्पेरेटिव का हो। एडवाइस एडवाइस देते वक्त भी जो आप सेंटेंस किसी को बोलेंगे वो स्टेटमेंट कहाँ का होगा? इम्पेरेटिव का होगा। मतलब पहले समझिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस हम कुछ कहने बताने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। इम्पेरेटिव सेंटेंस हम कुछ पूछने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। इम्पेरेटिव सेंटेंस तो हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड एडवाइस के लिए। एक एक सेंटेंस में पहले ऐड ऑन करता हूँ रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस को लेकर, या पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर लिखेंगे कैसे, नहीं तो आप सेंटेंस बना ही नहीं पाएंगे। आइए पहले इसका स्ट्रक्चर भी पकड़ लेते हैं कि स्ट्रक्चर को हम यूज कैसे करेंगे। देखो बेटा, स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर हमारा इम्परेटिव अफर्मेटिव हुआ, कैसा हुआ? अफर्मेटिव, तो फिर हम अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है? और अगर हमारा इम्परेटिव नेगेटिव हुआ भैया, नेगेटिव हुआ, तो हम स्टार्ट करते हैं डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस कभी भी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हुआ? पूछना, और हम क्या पढ़ रहे हैं? इम्परेटिव। तो इम्परेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों अलग अलग बिरादरी हो गई ना।
मतलब इम्परेटिव एक दूसरी काइंड है सेंटेंस की, और इंट्रोगेटिव एक दूसरा प्रकार है। तो इम्परेटिव में इंट्रोगेटिव तो नहीं आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव एक अलग बिरादरी हो गई और इम्परेटिव एक अलग बिरादरी हो गई। तो इम्परेटिव में आपको दो चीज़ें बोल सकते हैं आप, या तो आप पॉजिटिव वे में बोलेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस स्टार्ट करिए, नेगेटिव में बोलेंगे तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट करिए। आपको लगेगा सर सब्जेक्ट कहाँ गया, बिना सब्जेक्ट के वर्ब कैसे लिख दिया आपने? वास्तव में सही बात पूछा आपने, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी वर्ब बिना सब्जेक्ट के संभव नहीं हो सकती। आखिर ये कैसे हो गया? ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं हो गया, सब्जेक्ट यहाँ पर भी है, लेकिन ध्यान रखना है सब्जेक्ट हिडन है। हियर सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू, बट हिडन। कह रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट तो हमेशा यू होता है, बट हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। क्यों ऐसा होता है? जैसे आपने देखा होगा कि भाषा की अपनी कुछ सहजता है। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको कुछ उसको आदेश देना है, या रिक्वेस्ट करना है, या एडवाइस करना है। तो आपको जो कहना है आप कहेंगे, या बार बार तुम करके बात करेंगे? यू का मतलब तुम, मैंने कहा सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। तुम जरा सोच के देखो, आप किसको रिक्वेस्ट करोगे? सामने वाले बंदे को, जो आपके सामने खड़ा होगा उसी से आप रिक्वेस्ट करेंगे, या वो बंदा फोन पे होगा। यही तो हो सकता है, दो दो कंडीशन। ये तो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से फिजिकली अवेलेबल हो, या फिजिकली अवेलेबल नहीं है, वो कहीं और है बट फोन पे है आपके। तो अगर आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो रिक्वेस्ट आप किससे कर रहे हो? उसी सामने वाले बंदे से कर रहे हो। हाँ, हिंदी में आपके पास दो शब्द है, आप बोल लो, आप तुम बोल लो, लेकिन इंग्लिश में तो यू ही है। इसका मतलब आपको जिससे भी रिक्वेस्ट करना है उसका नाम यू है प्रोनाउन के तौर पर, या फिर आपको जिसको एडवाइस देनी है, या फिर आपको जिसको ऑर्डर करना है, उन सभी का नाम क्या है? यू है, क्योंकि सामने वाले बंदे को ही आप एडवाइस करोगे, सामने वाले बंदे को ही आप रिक्वेस्ट करोगे, सामने वाले बंदे को ही आप ऑर्डर करोगे। तो जब ये बात समझ में आ जाए कि हाँ सर, सामने वाले को ही ऑर्डर करना है, तो जरा समझिएगा। इसीलिए हमने कहा कि सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है भैया? हमेशा यू होता है, लेकिन हिडन होता है। सवाल ये आएगा कि सर हिडन क्यों है? हिडन इसीलिए है कि जब बार बार आपको सामने वाले बंदे को ही बोलना है कि साहब आपको ये करना है, आपको ये करना है, एडवाइस देना, रिक्वेस्ट करना है, तो बार बार तुम करके बात करेंगे क्या? नहीं, बार बार तुम करके बात नहीं की जाती। ये लैंग्वेज को ऑकवर्ड बनाती है। हमको जब पता है कि सब्जेक्ट हमेशा, इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा? यू रहेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो उसको लिखने की, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड है कि सब्जेक्ट जो भी होगा वो हमेशा यू होगा। अब इसमें हमको लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो अब आप ना पढ़ेंगे और ना लिखेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए हमने वर्ब स्टार्ट कर लिया। हम प्रेजेंट में इसको यूज़ करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस को, बिकॉज प्रेजेंट का मूड होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस में, जो फ्यूचर के होने वाले एक्शंस को दिखाता है। कुल मिला के बात समझ में आ गई होगी कि हाँ, इम्परेटिव में हम क्या क्या करते हैं, इम्परेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, इम्परेटिव में हम आखिर सब्जेक्ट इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगर करते तो क्या करते, यू करते, बिकॉज हम यू को ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यू को ही हम ऑर्डर कर रहे हैं, यू को ही हम एडवाइस कर रहे हैं। अब एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से पहले समझते हैं कि हाँ, ये सेंटेंस में कैसे इसको स्ट्रक्चराइज करते हैं। देखिए, हमने कहा पहला रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का एक वर्ड है प्लीज। प्लीज डू मी अ फेवर। हमने कहा कृपया मेरा एक काम कर दो। डू मी अ फेवर का मतलब होता है मेरा एक काम करना। तो मेरा एक काम कर दो, मैं किसी को कह रहा हूँ, तो ये क्या है भाई? आप किसी से कहोगे भाई मेरा एक काम कर दो, तो तुम ये क्या कर रहे हो? तुम कह बता रहे हो, पूछ रहे हो, या रिक्वेस्ट कर रहे हो? आप जरा सोच के देखिए 2 सेकंड। आपने किसी अनजान आदमी को जाकर कहा कि भैया मेरा ये काम कर दो, ये क्या कर रहे हो आप? रिक्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो रिक्वेस्ट करने वाले सेंटेंस कहाँ लिखे जाते हैं? इम्परेटिव में। और इम्परेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है कि हम
सेंटेंस को इम्परेटिव स्ट्रक्चर में लिखे भी हैं और सेंटेंस जो कि इम्परेटिव है भी इसलिए लिखे हुए हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट करने का, रिक्वेस्ट शो करने का तरीका है। जब तक हम कृपया बोलते नहीं हैं तब तक सामने वाला आदमी समझ नहीं पाता तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, गुंडाई कर रहे हो। क्योंकि आप इसी सेंटेंस को 2 तरह से बोल सकते थे। आप चाहते बोलते मेरा एक काम करो यार, मेरा एक काम करो ये आदेश भी हो सकता है। लेकिन मैंने कहा मेरा एक काम कर दो भाई प्लीज़। तो प्लीज़ बोल के हम क्या करते हैं सेंटेंस में मतलब बहुत ही हम्बलनेस लाते हैं, एक विनम्रता का भाव लेके आते हैं, मॉडेस्टी का भाव लेकर आते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो क्या शो करता है, क्या साउंड करता है? रिक्वेस्ट। अगर वो रिक्वेस्ट साउंड कर रहा है तो फिर हमने कहा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखे जाएँगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अच्छा, हमने फिर सेंटेंस में कह दिया गो एंड गो एंड डू योर वर्क। हमने कहा जाओ और अपना काम करो। गो एंड डू योर वर्क। अगर मैंने कहा गो एंड डू योर वर्क, जाओ और अपना काम करो, ये कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये आदेश दे रहा हूँ। आदेश देने का मतलब है कि वी आर यूजिंग इम्परेटिव सेंटेंस, और इम्परेटिव सेंटेंस को लिखने का मतलब है इट विल स्टार्ट विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इफ इट इज अफर्मेटिव। लेकिन अगर ये नेगेटिव हुआ तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो देखो गो एंड डू योर वर्क, ये हो गया हमारा ऑर्डर। एक ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा रिक्वेस्ट, ये हो गया ऑर्डर। एक लिख दिया मैंने हेल्प द पुअर। देखो लिखा है हेल्प द पुअर। अब हेल्प द पुअर सेंटेंस अगेन कहाँ स्टार्ट हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ये उसका अपना ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब है कि अगेन सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट कर रहे हो तो पक्का ये भी क्या रहा होगा, इंपेरेटिव, क्योंकि इंपेरेटिव में ऐसा होता है। तो पहचानने का तरीका भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इंग्लिश में लिखा मिलेगा तो हम पहचान जाएंगे कि असर्टिव है कि इंपेरेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस अगर आपको याद हो तो असर्टिव सेंटेंस हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते थे, सब्जेक्ट से। असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब या इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं। कंफर्मेशन लेना हो तो हेल्पिंग वर्ब से, और अगर जस्टिफिकेशन देना हो तो इंट्रोगेटिव वर्ड से। लेकिन जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो कहाँ शुरू हो रहे हैं, वो शुरू हो रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। मतलब हम जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो जाके इंपेरेटिव सेंटेंस लिखा जाएगा। मतलब हम इंग्लिश के सेंटेंस को देखकर हम सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि सेंटेंस किस बिरादरी का है। अच्छा, ये रिक्वेस्ट, ये ऑर्डर, और ये क्या हो गया भैया, एडवाइस। भाई गरीबों की मदद करना कोई रिक्वेस्ट नहीं है। आपसे कोई विनती नहीं करेगा कि गरीबों की मदद करो। इवन आपको कोई आदेश भी नहीं देगा कि आप भैया जाओ गरीबों की मदद करो। ये तो एक एडवाइस है, सलाह है, जनरल जनरल एडवाइस दी जा रही है कि भाई जब भी मौका मिले, अगर आपके पास जितनी क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से आप दूसरे व्यक्ति की सहायता जरूर करिए, हेल्प जरूर करिए। यही मानवता है, यही ह्यूमैनिटी है। तो ये रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड एडवाइस हो गया। हमने तीनों सेंटेंस को लिखा है पॉजिटिव फॉर्मेट में। अगर मैं इसको नेगेटिव फॉर्मेट में लेके जाता तो देखो क्या लिखता। मैंने एक सेंटेंस कह दिया कि डू नॉट, अगेन वही, डू नॉट लिखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, डू नॉट बीट हिम। फिर मैंने एक सेंटेंस कहा डू नॉट गो देयर। ये डू नॉट को मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, आप इसको शॉर्ट में भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिख सकते हो, डोंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो बहुत लोगों को लग रहा होगा तो आप लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं। हमने कहा डू नॉट बीट हिम या डोंट गो देयर। अब देखो ये सेंटेंस क्या है। अब ये सेंटेंस तुम चाहे ऑर्डर मान लो चाहे एडवाइस मान लो। ऑर्डर कह सकते हो भाई कोई किसी को मार रहा होगा, हमने कहा रुको मत मारो उसको, तो ये ऑर्डर हो गया। चाहे आप एडवाइस मान लीजिए, वैसे यहाँ पर भी डोंट गो देयर, मैंने कहा मत जाओ वहाँ पे, ऑर्डर भी हो सकता है। कुल मिला के वो ऑर्डर एडवाइस कुछ मान लो, है तो इंपरेटिव, क्योंकि ऑर्डर मानोगे तब भी इंपरेटिव होगा, एडवाइस मानोगे तब भी इंपरेटिव होगा, और दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है इंपरेटिव, और नेगेटिव होता है तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। तो दैट इज योर नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंसेस एंड दैट इज योर पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं, रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड एडवाइस को शो करते हैं। शो कैसे करते हैं दिखा दिया आपको। अब दो छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें,
इसके ट्रांसलेशन पे हम आएंगे, पहले कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, बट उसके पहले थोड़ा सा एक पार्ट है, मैं चाहता हूँ उसको क्लियर कर लूँ। एक होता है बेटा एडवाइस, एक होता है एडवाइस। ये लोगों को कंफ्यूज करता है कि व्हाट इज एडवाइस एंड व्हाट इज एडवाइस। हो सकता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हो मेरा और आपको यह एहसास हो रहा हो कि सर आपने स्पेलिंग गलत लिखी है, ADVISE किसी ने देखा हो और मैंने अभी तक सी लिखा है। देखो हर जगह मैंने सी लिखा है, अगर आप देखेंगे वो यहाँ भी सी लिखा है मैंने, यहाँ भी सी लिखा है और यहाँ भी मैंने सी लिखा है। तो आखिर हमने सी लिखा है तो ये बाय मिस्टेक लिख दिया गया है या इसमें कोई कला है? तो कला है। अगर आप जानते हैं ठीक, वरना जानिए कि जो एडवाइस होता है दो होते हैं, एक सी वाला होता है और एक एस वाला होता है। सी वाला भी होता है और एस वाला भी होता है। तो याद रखना डियर, सी वाला जो होता है ये होता है नाउन, एस वाला होता है ये होता है वर्ब। तो पहले आप ये जानिए, एडवाइस सी वाला नाउन होता है, एस वाला वर्ब होता है। इसी का एकदम इसी पैटर्न पे एक वर्ड और सिखा रहा हूं आपको। मैंने कहा एक वर्ड है प्रैक्टिस, एक वर्ड है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नाउन है और प्रैक्टिस वर्ब है। मतलब सी वाला जो पार्ट है वो नाउन है और एस वाला जो पार्ट है वो वर्ब है। जैसे अगर ये पता रहेगा तो इससे क्या फायदा मिलेगा? फायदा ही मिलेगा। देखो एग्जाम में इस तरह के बहुत सारी एरर्स आती हैं, बड़ी फुटकर सी, उन फुटकर एरर को आप कर पाओगे। मैंने कहा ही एडवाइज्ड मी टू डू इट, एक सेंटेंस। फिर मैंने कहा ही प्रैक्टिस्ड अलॉट लास्ट ईयर। ये दो सेंटेंस है, हमें बताना है डियर कि इन गिवन सेंटेंसेस में क्या कोई गलती है क्या। अब देखो एरर, एरर का कोई हिसाब किताब नहीं है, एरर तो किसी भी चीज में हो सकती है। इसलिए एरर को फाइंड आउट करने के लिए आप बस एरर मत पढ़ो, आप ये पढ़ो कि सही क्या होता है, किसी भी चीज को सही तरीके से कैसे बोलते हैं, किसी भी चीज को सही तरीके से कैसे यूज करते हैं। बस ये सही वाला जानो, बाकी उसके अलावा जैसे भी आप बोलोगे लिखो गलत हो जाएगा। तो गलती करने के तो लाख रास्ते हैं, लेकिन सही करने के एक ही रास्ता है। तो वैसे ही बोल रहा हूँ बेटा कि गलती कितनी हो सकती है ये तो जानना और जान पाना दोनों मुश्किल काम है। तो बेहतर ये हम जान लें कि हाँ सही ऐसे होता है। अब इसके अलावा तुम कुछ भी करोगे सब गड़बड़ है। ठीक है, हमने अगर ये जान लिया कि सर एडवाइस जो सी वाला होता है वो नाउन होता है और एडवाइस जो सॉरी जो प्रैक्टिस सी वाला होता है वो भी नाउन होता है, और हमें ये पता है कि वर्ब का जो फॉर्म होता है, वैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो फॉर्म्स होते हैं भैया, ये फॉर्म किसके होते हैं? वर्ब के होते हैं कि नाउन के होते हैं? तो आप कहेंगे सर वर्ब के होते हैं, क्योंकि ये सारी फॉर्म्स वर्ब के लिए डिफाइन की गई है, नाउन के लिए नहीं। अगर यहाँ तुम सेकेंड फॉर्म लगा रहे हो यहाँ एडवाइस में भी और प्रैक्टिस में भी, तो मेरे भाई सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म किसकी लगाओगे, नाउन की या वर्ब की? तो आप कहेंगे सर वर्ब की लगाएंगे। तो भैया फिर वर्ब की लगाओ ना, एडवाइस सी वाला वर्ब थोड़े होता है, वो तो नाउन होता है। तो वर्ब वाला लगाना है तो एस वाला लगाओ। तो ये एडवाइस ये सही है और ये गलत है। वैसे यहाँ पर प्रैक्टिस में तुमने सी लगा रखा है और सी वाला नाउन होता है, वर्ब नहीं होता। तो अगर इन वर्ब नहीं होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे लगा दिया आपने? तो सेकंड फॉर्म फिर लिखना है तो ऐसे लिखो, एस लगा के लिखो। तो ये भैया हमारा सही है और ये हमारा गलत है। तो सेंटेंस हो गया ही एडवाइज्ड मी टू डू इट। सुनने में तो आपको एक जैसा ही लगेगा, तो दोनों में साउंड सेम ही आएगा। अंतर है कि सी और एस का सी वाला नाउन होता है, एस वाला वर्ब होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत कायदे की होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको जानना समझना चाहिए। ठीक है, एक दो वर्ड ऐसे और हैं वो भी सीखो। ऐसे एक वर्ड है डियर, अफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट एंड इफेक्ट, देखो ए वाला जो होता है वर्ब होता है, ई वाला जो होता है नाउन होता है। तो नाउन का मतलब क्या हो गया? प्रभाव केवल। और वर्ब का मतलब क्या हो गया? प्रभाव डालना।
किसी को प्रभावित करना बेसिकली एक्शन हो गया, तभी वर्ब बोल दिया। तो जहां वर्ब की नीड हो अफेक्ट लगाओ, जहां नाउन की नीड हो इफेक्ट लगा दो। एक सेंटेंस कहा मैंने, ही इफेक्टेड मी अ लॉट। देखो, ही इफेक्टेड मी अ लॉट, उसने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया। एक बात बताओ, फिर सेकंड फॉर्म लगा दिया आपने। अब आपको पता है कि सेकंड फॉर्म नाउन का नहीं वर्ब का होता है, और जो आपने लिख रखा है वो नाउन है, वर्ब नहीं है। इसका मतलब है कि ये गलत माना जाएगा कि सही माना जाएगा? गलत माना जाएगा। अगर गलत माना जाएगा भैया तो इसको हटा के क्या करेंगे, वर्ब लगा देंगे। क्या हो जाएगा? अफेक्टेड। तो ये गलत है, ये सही हो जाएगा। ही अफेक्टेड मी अलॉट, उसने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया। तो ई और ए में फर्क है। ए वाला जो होता है प्रभाव प्रभाव डालना होता है, वर्ब होता है। ई वाला जो होता है वो नाउन होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्ड्स हम करा रहे हैं ये सारे एग्जाम्स के पूछे गए सवाल हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आप पलटेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको इग्नोर आप नहीं करिएगा। इंग्लिश में कुछ भी आप ये मत सोचिएगा सर मुझे ये चीज़ आती है। आती, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है आपको आती है। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। बट हमें क्या करना है, हर उस आती हुई चीज़ों को और धार देनी है और अच्छे से उसको उजागर करना है। इंग्लिश में एक फ्रेज है, सुना होगा कभी आपने अगर तो, होन योर स्किल, होन योर स्किल। ये इंग्लिश में एक कहावत है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो स्किल है उसको आप पैना और करिए। पैना मतलब समझते हो, धार देना उसको, और तेज करिए और पैना करिए। जितना तेज करते जाएंगे उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो स्किल को जितना आप निखारेंगे उतनी निखरती है वो, और उसकी वैल्यू भी उतनी ही बढ़ती है, और आपकी वैल्यू भी उसी के साथ में बढ़ती रहेगी। इसलिए जो चीज़ आती है उस पर और मेहनत करिए, जो चीज़ नहीं आती उसको सीखने का प्रयास करिए और उस पर प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, ताकि चीज़ें आपके गिरफ्त में आ जाए। बेसिकली बात समझ में आ रही है? चलिए, आज के लेक्चर में यही रखता हूँ, और जाके इसको बढ़िया से रिवाइज करिए। आई होप कि कहीं पे कोई तकलीफ आपको नहीं आएगी, आती भी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है, जैसा कि मैं पिछले जो भी वीडियोस अब तक चैनल पे गए हैं, घटना चक्र के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पे जो गया है, मैं हर वीडियोस को एक बार चेकआउट किया हूँ। कुछ 4-6 लड़कों ने कमेंट किया है, कुछ नए बैच को लेकर बात कर रहे थे कि सर नया बैच कब आएगा, सीजीएल का पेड बैच कब आएगा। इस तरह के कुछ क्वेरीज भी उसके अंदर रखी हुई हैं। आई थिंक वीडियो चौथे या पांचवें में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, कुछ वीडियोस थे जिसमें मैंने देखे थे। ये कुछ कमेंट सेक्शन में लड़के ने कमेंट किया था। तो मैं आप लोगों को बता दूं डियर, हम भी चाहते हैं कि एक पेड बैच जल्दी से लॉन्च हो, और हम लोग प्रॉपर एक सीक्वेंस के साथ में, पीडीएफ के साथ में, हर चीज़ के साथ में एक बैच आपको दिया जाए। तो एकदम उसी उसी पहल पे हम लोग काम कर रहे हैं, और होली के बाद, ऑलमोस्ट होली के बाद हम लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि आपको एक बैच पेड बैच के रूप में दिया जाए, और बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी के साथ दिया जाए। क्योंकि घटना चक्र जब कोई काम करता है तो वास्तव में बहुत ढंग से करता है, और हम इस बात के लिए घटना चक्र को अप्रिशिएट भी करते हैं। और इसीलिए मैं बेसिकली इस संस्था के साथ जुड़ा भी हुआ हूँ, बिकॉज क्वालिटी ओरिएंटेड संस्था है, और मैं खुद अपने आप को क्वालिटी ओरिएंटेड मानता हूँ। कि मुझे लगता है कि मैं जो चीज़ पढ़ाता हूँ बहुत ही क्वालिटी चीज़ें होती हैं। मैं कोई फालतू की बात, फालतू के कंटेंट शेयर नहीं करता। मैं सिर्फ वही कंटेंट शेयर करता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है। तो मैं आपके लिए एकदम जो बैच लेके आऊँगा, पेड बैच, बहुत ही बेहतरीन बैच होगा। इस बार का सीजीएल हमारे साथ आप दीजिएगा। आप पढ़ कहीं भी रहें उससे मतलब नहीं है। एक बार आप हमारी टीम के साथ जुड़ने का प्रयास करिए, आपको वास्तव में लगेगा कि हाँ सर, मज़ा आ गया। अब सीजीएल में जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो कॉन्फिडेंस आपको निकल कर आएगा। ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी हमारे पेड बैचेस कब तक लॉन्च हो रहे हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच।